जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए चैप्टर को समझते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। और इस पृथ्वी में कुछ आवश्यक तत्व हैं जो हैं भूमि, जल तथा हवा। ये पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पर जीवन रहना इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी होती है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, यानी कि जो मिट्टी का भाग है इसे हम ठोस भाग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। अतः हमारे चारों तरफ जो फैला है वो गैस है। ऊपर देखेंगे तो वो गैस है, तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। मोटी मोटी जो भारी मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। भूमंडल किसे कहते हैं? भूमंडल उसे कहते हैं जो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। और वायुमंडल किसे कहते हैं? गैस के परतें, गैस की परतें, 1 2 3 ऐसे परतें होती हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तथा यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल जैसे मान लीजिए सभी अवस्थाएं, नदी हो गया, जल हो गया, बर्फ हो गया, ये सब जलमंडल में ही आते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। अब इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे भूमंडल को। वहां पर तो मैंने इतना ही पढ़ दिया था, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। तो अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का आकार बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। भूपट्टी है जो ये पृथ्वी है, ये मान लो, ये मान लो यहाँ पर हम रहते हैं तो ये ठोस भाग है। तो यह भूपट्टी का चट्टानी तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है
जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जीवों के लिए पोषक तत्व इसी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी का जो सतह है उसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। फिर बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप यानी कि जिस सतह पर जल नहीं होता है और जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, तो उससे बड़े बड़े भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी सागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के जो सभी सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जगह का जो तल है वो सभी जगह पर समान है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र का जो जल होता है, जल का तल, यानी कि ये मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पर सब पानी भरा हुआ है, ये तल हो गया, तो ये समुद्र का जल, ये समुद्र का तल है, सॉरी जल का तल है। तो ये सभी जगह समान होता है। तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखो, महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है, यानी कि पर्वत 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 की जो चोटी, तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 समुद्र तल, ये समुद्र हो गया, ये तल हो गया, पूरा समान है। तो यहाँ से पृथ्वी एक मिनट, हम्म, ये मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ की चोटी हो गई, यहाँ पे ये मान लीजिए पहाड़ है, तो ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये पहाड़ है, ये चोटी हो गई, तो ये समुद्र का तल है। तो यहाँ से अगर नापेंगे तो पहाड़ की चोटी, तो वो 8,848, यानी कि सबसे जो ऊंची है विश्व का, तो वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर को मेरियाना गर्त कहते हैं। ये सागर हो गया, महासागर, ये मान लो जी ऐसे है, यहाँ पर जल भरा हुआ है, तो ये सबसे निचला भाग, इससे हम ये सबसे निचला भाग है,
प्रशांत महासागर का। तो ये निचले भाग को हम मेरियाना गर्त कहते हैं, या सबसे विश्व का सबसे गहरा भाग है। किस नाम से जाना जाता है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप। पृथ्वी 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी का जो प्रमुख है, पृथ्वी पर जो महाद्वीप है वो 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। विस्तृत यानी कि बड़े बड़े जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। कौन? एशिया, अफ्रीका, सॉरी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। फिर आते हैं एशिया। तो एशिया 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 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? 1/3 भाग में, पृथ्वी के कुल 1/3 भाग में। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा हो गई, इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत है और इसे यूरोप से अलग करती है। पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसे यूरोप और एशिया से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यानी कि ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पर एशिया है, तो यहाँ पर यूरोप है, पश्चिम भाग है ना। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। महाद्वीप या महाद्वीप के एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त है तो इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक जो वृत्त है तो इससे होकर गुजरता है, इससे यूरोप के। तो यह 3 तरफ से जल से घिरा है। कौन? यूरोप देश, यूरोप महाद्वीप। फिर आता है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा सबसे बड़ा? एशिया के बाद अफ्रीका। विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस नहीं, अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, सेल्सियस नहीं होते। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त, इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। यह वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो और अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो कौन सा भाग है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। अफ्रीका ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा। आइए देखते हैं आगे। हम्म। मान लीजिए ये देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि विषुवत व्रत, और ये मकर रेखा हो गई और ये कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा ये हो गई, मकर रेखा ये हो गई, विषुवत रेखा ये हो गई। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा अफ्रीका है और यही है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। जो सहारा का रेगिस्तान है वह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है और इसी अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है और चारों तरफ और यह महाद्वीप चारों तरफ से और समुद्रों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की जो सबसे बड़ी हाँ, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। वह अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है? अफ्रीका के किन किन भागों से होकर गुजरती है? नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। कौन? उत्तरी अमेरिका। जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, सॉरी पनामा स्थल संधि कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तर अमेरिका है। पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप पूर्वी और उत्तरी और
पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ऐसा इसमें कह रहा है। स्थल संधि, स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक सकरा भाग, स्थल संधि या सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह है स्थल संधि। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ते हैं। स्थलीय भाग जिस पर लोग रहते हैं, तो वो हो गए स्थलीय भाग। तो स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो अधिकांश अधिक से ज्यादा भाग, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज है। विश्व की जो सबसे पर्वत श्रृंखला है वह इंडीज है। वह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, उत्तर से दक्षिण तक की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, या दक्षिण अमेरिका में बहती है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसे हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। दक्षिण ध्रुव है तो दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है अंटार्कटिका, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्था यहाँ, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। फिर आता है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी का जो 71% भाग है वह जल है और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 32% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर तथा नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97%
से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के लिए उपयोग में नहीं आ सकता है। जल का जो 71% जल मौजूद है वह खारा है, तो मानव के लिए उपयोग में वह जल नहीं आ सकता है। शेष शेष जल का बहुत बड़ा भाग, तो शेष जल का जो बहुत बड़ा भाग है वह बर्फ की परतों और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जो 71% के बाद 32% रह जाता है। तो उसमें बर्फ की परतें एवं हिम नदियां तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, बहुत कम भाग, जो मनुष्य के लिए इस्तेमाल में आता है। यहाँ कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, और ये भी कारण है कि नीले ग्रह होने के बावजूद पानी की कमी को महसूस करते हैं। फिर आता है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर का जो जलमंडल के मुख्य भाग हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग है, जुड़े हुए हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं, वो बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख हैं। एक प्रशांत महासागर हो गया, एक हो गया अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 प्रकार के महासागर हो गए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त 11,022 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर जो प्रशांत महासागर की गहराई पर स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। फिर आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो अटलांटिक महासागर है वह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से यानी बिजनेस की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है यहाँ पर सबसे ज्यादा पोत हो गया, व्यापार हो गया, ये सब जहाजे, बड़े बड़े जहाज, पानी वाला जहाज चलते रहते हैं तो उनसे व्यापार होता रहता है। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। जो हिंद महासागर है वह ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है यानी भारत के नाम पर।
यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जो आर्कटिक महासागर है वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित है या उत्तर ध्रुव के चारों ओर तक फैला है। यह प्रशांत महासागर से पिछले छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल। हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई, गैस की परत से घिरी हुई है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। वायु की एक पतली जो परत है वो इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसा वायु प्रदान करती है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं, और यह पृथ्वी पर जो मौजूद है वह हमें सांस लेने के लिए प्रदान करती है गैस। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, और वायुमंडल है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर तक स्थित है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल का जो घटक है उसको 5 भागों में बांटा जाता है, परतों में बांटा जाता है। पहला हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जिसे हम सांस लेते हैं तो वह मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% यानी कि 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पृथ्वी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड है यह बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है वो अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व की भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। जब हम स्थल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं या मान सकते हैं कि समुद्र तल से सबसे समुद्र या घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक है।
सॉरी, यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक है। जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये समुद्र हो गया, तो यहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जब हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, तब हम ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब लगा के देते हैं, तो वहां पर सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ऊंची है। तो समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, ए सॉरी, घटती है। वायुमंडल, आपके साथ वायुमंडल घटता रहता है। ऊंचाई में सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम मान सकते हैं माउंट एवरेस्ट। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल है जो पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। कुछ क्षेत्र हैं वो हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु है जो हवा है, वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन जो गतिशील होती है, गतिशील जो वायु होती है उसे पवन कहा जाता है। जीवमंडल, जीवमंडल, जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है यहाँ जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। जी, मनुष्य हो गए और सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल में से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के जो तीन मंडल हैं वो आपस में एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियां दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह गया है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापी विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु की प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी कि गर्म हो रहा है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद होना, उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं।
इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। बस आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन आंसर है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के महाद्वीप के नाम लिखिए। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? जीवित प्राणियों के लिए जीवन मंडल क्या है? फिर आता है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कैसे जुड़ा है? वायुमंडल में कौन किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जैसे पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त किसे कहते हैं? महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है। स्थल जलवायु तथा ये सीमित जीवन के लिए आवश्यक है। यूरोप और महाद्वीप को एक साथ वो कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? ये सब तो अपने आप की होती है। बस आज के लिए इतना ही।